Hello everyone, this is part 7 of class 10th history chapter 2 nationalism in India the limits of civil disobedience। तो देखो इंडिया के ना सभी सोशल ग्रुप्स जो ये स्वराज का आइडिया था ना इससे प्रभावित नहीं थे। तो ऐसा ही एक ग्रुप था नेशन का अनटचेबल्स। तो 1930 से ही ना अनटचेबल्स ने खुद को दलित या ओप्रेस्ड बुलाना शुरू कर दिया था। दलित का मतलब हो जाता है जिसका शोषण हुआ हो, जो उत्पीड़ित हो। तो उन्होंने खुद को 1930 से दलित बुलाना शुरू कर दिया था। तो काफी टाइम से ना कांग्रेस जो है वो दलित्स को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि सनातनीज जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज होते हैं ना वो इससे नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस को ऐसा लगता था। लेकिन महात्मा गांधी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज ना लगभग 100 साल तक नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया गया। तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का, हरिजन का मतलब हो जाता है जो गॉड के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किए ताकि उनकी एंट्री जो है ना टेम्पल्स में वो करवा सके, उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले। और साथ ही साथ पब्लिक के जो वेल्स, टैंक्स, रोड्स या स्कूल्स होते हैं उनका भी पूरा एक्सेस मिले। महात्मा गांधी ने खुद से टॉयलेट्स को साफ किया ताकि ना जो भांगी होते हैं उनके वर्क्स को डिग्निफाई कर सके, मतलब उनके काम को इज्जत दिला सके। इसलिए महात्मा गांधी ने खुद ने भी टॉयलेट को साफ किया। और साथ ही साथ देखो अपर कास्ट को भी मोटिवेट किया कि वो अपने दिल को बदले और ये जो पाप है ना अनटचेबिलिटी का इसको करना छोड़ दे। लेकिन देखो जो काफी दलित लीडर्स थे ना वो एक अलग पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते थे। वो एक अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे कि ना जो कि प्रॉब्लम्स है ना कम्युनिटी की उसको एड्रेस कर सके, उसको ठीक कर सके। तो उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और उन्होंने अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड सीट्स मांगी कि हमारे कि दलित्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखो। और एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जिसमें ना सिर्फ दलित मेंबर्स को ही चूज किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनका मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है ना वो सभी सोशल डिसेबिलिटीज को रिजॉल्व कर देगा। तो देखो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित पार्टिसिपेशन जो था ना वो काफी सीमित था। और खासकर महाराष्ट्र और नागपुर का जो रीजन था ना जहाँ पर दलित ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग थी, तो उधर तो और भी ज्यादा सीमित था। अब देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ना दलित्स को एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज कर दिया था 1930 में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना महात्मा गांधी से क्लैश हो गया इनका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे थे दलित्स के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना अम्बेडकर जी की डिमांड को मान लिया। तो महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ, मतलब आमरण अनशन कर दिया। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि इस तरह से अगर दलित सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले लेंगे ना तो ये सोसाइटी के अंदर उनकी इंटीग्रेशन जो हो रही है, मतलब सोसाइटी के साथ वो घुल मिल जो हो सके ना, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा वो, फिर वो घुल नहीं पाएंगे सोसाइटी के साथ। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की बात मान ली और देखो इसका रिजल्ट रहा पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो इसके अकॉर्डिंग देखो डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट भी कहने लगे, इनको तो इनको ना प्रोविंशियल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व्ड सीट्स मिल गई, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्व्ड सीट्स ही मिल गई जिसको वोट किया जाएगा जनरल इलेक्टोरेट में ही, जनरल इलेक्टोरेट में ही। तो जो दलित मूवमेंट था ना वो कांग्रेस लेड जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना उससे थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा था, थोड़ा सा शंका रहती थी इनको। तो कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिशियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी ना इंडिया में वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हल्की थी, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी। और जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म सा होने लग गया था तो काफी जो लार्ज सेक्शन था ना मुस्लिम्स का उनको कांग्रेस से एलियनेटेड सा फील होने लगा, मतलब अलग सा फील होने लग गया कि हम कांग्रेस से अलग है इस तरह से। तो मिड 1920 से ही ना कांग्रेस को ज्यादातर हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि हिंदू महासभा है ना उनसे एसोसिएट करके देखा जाने लग गया था। और इसका रिलेशन क्या रहा कि हिंदू और मुस्लिम्स का जो रिश्ता है ना वो खराब होता गया। दोनों कम्युनिटीज अपने अपने जो रिलीजियस प्रोसेशंस, मतलब सेरेमनीज, जुलूस वगैरह होते थे उसको थोड़े से उग्र हिसाब से बनाने लग गए थे। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लास क्लैशेस या फिर राइट्स अलग अलग सिटीज में होने लग गए थे। तो इस तरह के दंगे जो होते थे हर एक राइट के साथ ही दोनों कम्युनिटीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता था। तो देखो ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी ना इन्होंने एफर्ट्स तो किए ताकि फिर से एक अलायंस बनाई जा सके। तो 1927 में ऐसा लगा कि ये यूनिटी फिर से आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो थे ना वो अभी भी क्या था, वो अभी भी डिफरेंसेस ना इसी बात को लेकर थे कि फ्यूचर में जो असेंबलीज बनेंगी उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन होएगी मुस्लिम्स की या फिर कम्युनिटीज की, जो जो भी फ्यूचर में असेंबलीज इलेक्ट की जानी है उसमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होंगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये एक लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो ये ना इनकी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे दलित्स की भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ऐसे इनकी भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की।
लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तैयार थे अपनी ये डिमांड छोड़ने के लिए अगर मुस्लिम्स को ऐसी श्योरिटी मिल जाए कि सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट्स मिलेगी और जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है ना जैसे कि बंगाल या फिर पंजाब हो गए, इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में, मतलब अगर ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है तो उधर ज्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, इस तरह से प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो देखो ये जो नेगोशिएशंस थी ना रिप्रेजेंटेशन को लेकर, ये चली रही थी, देखो चली रही थी, लेकिन फिर भी ये इशू रिजॉल्व होने का बिल्कुल भी चांस तब खत्म हो गया जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हुई थी ना, तो यहाँ पर मिस्टर एम आर जयाकर, इन्होंने, ये हिंदू महासभा के थे, इन्होंने बिल्कुल ही अपोज कर दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा इस तरह का। तो इस तरह से ये जो नेगोशिएशंस हो रही थी ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, इसीलिए एक तरह से शक का माहौल रहता था, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट रहता था। तो कांग्रेस से थोड़ा सा अलग फील करने वाले जैसे कि लार्ज सेक्शंस हो गए मुस्लिम्स के, ये सब ना एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए एक नहीं हो पाए। मुस्लिम लीडर्स या इंटेलेक्चुअल्स जो थे, इन्होंने ऐसा भी कहा कि मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर माइनॉरिटी का स्टेटस जो मिला हुआ है वो मिलना भी चाहिए। इनको डर भी था कि कल्चर और आइडेंटिटी जो है ना माइनॉरिटीज की, तो वो एक तरह से खराब हो सकती है एक, जब डोमिनेशन होगी हिंदू मेजोरिटी की, मतलब हिंदू लोगों का ज्यादा प्रभाव होएगा। तो ऐसा मुस्लिम लीडर्स को डर भी था। और साथ ही साथ ये भी कंसर्न था कि मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी है, कम है, इस तरह की बातों को लेकर भी थोड़ी सी उस टाइम पर रहती थी। तो इस अभी ये चैप्टर, अभी ये पार्ट हम वीडियो का खत्म करते हैं। थैंक यू।